हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका अग्रवाल। फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने पढ़ लिया था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में और टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। हमने कल पढ़ा था टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस टू टाइप्स में होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। आज हम इनके बिहेवियर्स देखते हैं। सो फर्स्ट, बिहेवियर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत का व्यवहार, और हम देखेंगे अध्रुवीय परावैद्युत का व्यवहार। तो देखो ये दो टाइप्स में अपना जो बिहेवियर है वो शो करता है। कौन कौन से टाइप्स होता है? एक तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब विद्युत क्षेत्र क्या हो, अनुपस्थित हो, ठीक है, और एक जब विद्युत क्षेत्र क्या हो, उपस्थित हो। तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। इट मींस ये क्या हो जाएंगे, डिसअरेंज हो जाएंगे। देखो हमने पढ़ा था ना कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, इस तरीके का सपोज होता है। जो न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। यही हमने पोलर के बारे में पढ़ा था कि कुछ ना कुछ क्या होता है, इनके बीच में डिस्टेंस होता है। और वहीं नॉन पोलर में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस है हमारे, उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगी। ये हमने पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया था कल। अब देखो जो हमारे पास ये अरेंजमेंट है इसकी पोलर की, ये क्या हो जाती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस नहीं होता है, अब्सेंस होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, इरेगुलरली अरेंज होते हैं, अनियमित रूप से जमे हुए होते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इस पे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे इरेगुलरली अरेंज होती है, हम बोल सकते हैं अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। ओके, और जस्ट इसके ऑपोजिट जब हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उसमें उपस्थित हो, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होगा, इसमें ये जितने भी हमारे चार्जेस थे वो क्या हो जाएंगे, सारे रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं नियमित रूप से क्या हो जाते हैं, ये अरेंज हो जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है ना, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, +2 माइनस होती है। तो इट मीन्स यहाँ पर डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन भी सारी हमें पता चल जाएगी, इसकी भी कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। या हम ये भी बोल सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन आती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, वो E0 माइनस EM आ सकती है। ये आपको और आगे डिटेल में मैं बता दूंगी। मतलब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कब? जब ये हो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एब्सेंस होगा तो हमें पता है ये भी क्या होंगे, इस तरीके से कुछ अरेंज होंगे। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा प्रत्येक परमाणु का। और जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाते हैं या बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तब क्या होगा, देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने से हमें पता है +2 माइनस डायरेक्शन जाने वाली है। और कल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, परावैद्युत ध्रुवण। परावैद्युत ध्रुवण में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो न्यूक्लियस के चार्जेस है हमारे पास, ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। इट मीन्स ये जो पॉजिटिव है ये हमारा नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव जो हमारे पास ये वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होके इस तरीके से। तो ये हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा यहाँ पर। इट मीन्स अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो भी आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे वो किस में चेंज हो गए हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक में चेंज हो गए हैं। और पोलर डाइलेक्ट्रिक में अगर ये चेंज होते हैं तो इसको हमने क्या बोला था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, परावैद्युत ध्रुवण हमने इसको बोला था। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है किसमें, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर अनडायरेक्टेशनल डाइलेक्ट्रिक, रैखिक समदेशिक परावैद्युत। क्या होता है ये, दो सब्सटेंस इन विच द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू, क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग इट इज कॉल्ड लीनियर अनडायरेक्टेड इन सब्सटेंस। ठीक है,
तो हम इसको बोल सकते हैं कि जब हमारे पास हमारा जो डायपोल मोमेंट है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समानुपाती हो, डायरेक्टली क्या हो, प्रोपोर्शनल्स टू हो। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये हमारी कहलाती है रैखिक समदैशिक परावैद्युत। अब देखो अगर प्रोपोर्शनल्स टू का साइन है तो उसको हटाकर हम क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जाई वेक्टर ई के। अब यहाँ जो ये जाई का साइन आ रहा है ये क्या होता है, सो जाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, वैद्युत प्रवृत्ति ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो जाई है वो क्या कहलाएगा, वैद्युत प्रवृत्ति कहलाएगी, किसकी, परावैद्युत की। ठीक है, मतलब एक नियतांक हो जाएगा आपके पास, एक कांस्टेंट हो जाएगा जिससे आप वैद्युत प्रवृत्ति बोल सकते हो। और वैद्युत प्रवृत्ति क्या करती है, इट इज अ मेजर ऑफ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या करती है, हमारी किसी परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का क्या करती है, ये मापती है। या हम बोल सकते हैं कि जो जाई होता है वो क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक होता है। ठीक है, एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यह एक विमाहीन राशि है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट देखो, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। सो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के लिए देखो, हमारा जो चैप्टर था उसमें स्टार्टिंग में आया था हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ओके, तो मैंने आपको बोला था कैपेसिटेंस वर्ड को समझने के लिए हमें इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिक पॉइंट्स हमने क्या पढ़ लिए थे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स हमने पढ़ लिए थे, और हमने मेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है, परावैद्युत पदार्थ जो है, उसके बारे में अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अब देखो कैपेसिटर क्या होता है, आपने कैपेसिटर वर्ड सुना होगा। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, आवेशों का संग्रहण करते हैं। देखो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कैपेसिटर्स हमारा किस में यूज होता है, आपने देखा होगा फैन वगैरह जो होते हैं या कोई भी हमारी मोटर वगैरह होती है उसमें एक सिलेंड्रिकल शेप में लगा रहता है, ये है ना, नॉर्मली व्हाइट कलर में इसमें सिलेंड्रिकल शेप में लगा होता है, जिसका हमको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। नॉर्मली अगर आपने कोई, आपका फैन खराब होगा तो उसमें कोई खराब कैपेसिटर होगा तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, आवेशों का संग्रहण होता है। इट मीन्स कि उसमें जो चार्जेस है वो क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, चार्जेस स्टोर रहते हैं। अब जो हमारा कैपेसिटर होता है, ठीक है, इस कैपेसिटर को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर, तो काफी बार ऐसा होता है कि जो कैपेसिटर है उसकी जगह हम कंडेंसर वर्ड भी सुनेंगे, तो कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। अब कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो तो कैपेसिटेंस हो जाएगा द वैल्यू, या हम बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। चालक द्वारा जो हमारे आवेश होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, उसको ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, या हम बोले जो एबिलिटी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। और हम चालक द्वारा बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं इसको कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, जिसमें हमारी आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। कैसे आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई कैपेसिटर है ना, वो कैपेसिटर है हमारे पास में 0.6 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर हम लाए हैं, कोई 0.6 माइक्रो फैरेड का। तो 0.6 माइक्रो फैरेड जो वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो आगे, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। ये हमको पता है कि जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू होता है। तो हमने वही लिखा है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू V। प्रोपोर्शनल्स टू का साइन हटाया और यहाँ पर लगा जो कांस्टेंट है C, और C हमारे पास क्या हो जाएगा, Q/V। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि C जो है यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है, हम बोल सकते हैं चालक की धारिता। तो चालक की धारिता को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल C से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इंक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर टू बी यूनिटी। मतलब ये इसके विभव में क्या कर देते हैं,
वृद्धि कर देते हैं। ओके, और सेकंड क्या हो जाता है कि ये हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, या हम बोल सकते हैं कि ये क्या होती है हमारे पास में अदिश राशि होती है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू आएगी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। सो क्लियर है यहां तक। अब देखिए आगे, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास ग्राफ है। ओके, ये हमारे पास जा रहे हैं चार्जेस और ये जा रहा है हमारे पास में पोटेंशियल, आ जाएगा इसका सेंटर पॉइंट। ओके, अब देखो जो हमारा जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ हमेशा क्या आता है, इसमें सीधी रेखा में आता है। क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन में आता है। ओके, और स्ट्रेट लाइन में आने के बाद हमको पता है कि यहां पर हम निकालेंगे इसका स्लोप। क्या निकालेंगे, इसका स्लोप, या हम बोल सकते हैं ढाल। और ये जो ढाल होती है, ये ढाल क्या कहलाती है, हमारी चालक की धारिता, या हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को शो क्या करती है, इसकी स्लोप शो करती है। तो वो कैसे शो करेगी, ये हमने यहां पर इस तरीके से ले लिया है, ए बी एंड सी। ओके, एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो हमें पता है जो स्लोप होता है m इक्वल्स टू क्या आता है, ऑलवेज tan थीटा। पता है, हमने पढ़ चुके हैं। ओके, और tan थीटा अगर आ रहा है तो हम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, P अपॉन बी, लंब अपॉन आधार। अब देखो ए बी अपॉन पी सी क्या होगा, जो ए बी है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। तो इट मीन्स हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्यू। बी सी जो है वो क्या बता रहा है हमको, पोटेंशियल। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी। और हमको पता है जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, Q अपॉन V इज इक्वल्स टू C। ये हमारे पास में C की वैल्यू आ गई है। ओके, अब देखो और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, किसकी, कैपेसिटेंस की SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वैसे तो इसकी SI यूनिट होती है फैरड। क्या लिख सकते हो आप इसको, फैरड, या हम इसको बोल सकते हैं Q अपॉन V से। Q क्या होता है, देखो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और V किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल को। तो हम उसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, चार्ज है तो चार्ज की जगह तो क्या आ जाएगा हमारा कुलम, और पोटेंशियल है तो पोटेंशियल की जगह क्या आ जाएगा, वोल्ट। आ रहा है समझ में। इट मीन्स कि इसकी जो यूनिट होती है वो फैरड भी होती है और कुलम अपॉन वोल्ट भी होती है ना। तो ये और कर देते हैं ना। अब देखो इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर पूछे एक 1 फैरेड की वैल्यू, सो 1 फैरेड क्या हो जाएगा, हमको साफ साफ दिख रहा है कि 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 कुलम अपॉन 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास 1 फैरेड की क्या आ गई है, डेफिनेशन भी आ गई। इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि यदि चालक को, यदि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है उसको हम क्या दे रहे हैं, 1 कुलम उसको चार्ज कर रहे हैं, और 1 कुलम चार्ज करने पर उसका जो पोटेंशियल है उसमें 1 वोल्ट का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट की उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि होने पर, ठीक है, जो हम ये जो सिचुएशन आती है ये हमारी क्या कहलाती है, चालक की धारिता, या हम बोल सकते हैं चालक की धारिता हमें कितनी मिलेगी, 1 फैरेड मिलेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि चालक को 1 कुलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड के बराबर होती है, या 1 फैरेड कहलाती है। तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना। अब देखो अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन इसकी कैसे निकलेगी, वीमा इसकी कैसे निकलेगी, डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा, देखो हमको पता है कुलम अपॉन वोल्ट आ रहा है ना, तो कुलम किसका होता है, चार्ज का, तो चार्ज की वीमा T1 A1। ओके, और वोल्ट इट मीन्स हमारे पास आता है किसका, पोटेंशियल का, और पोटेंशियल की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, M1 L2 T-3 A-1, यही होती है ना हमारे पास। तो अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में डायमेंशन ऑफ C आ जाएगी, क्या आ जाएगी, M1 M-1 L-2
और T4 प्लस में, और हमारे पास क्या आ जाएगा, A भी किस में आ जाएगा, प्लस में। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, M-1, L-2, T4 एंड A2। अब देखो जो फेरेड होता है, ये फेरेड जो होता है ये कैपेसिटेंस का क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसलिए हम इसके स्थान पर क्या करते हैं, छोटे छोटे कुछ मात्रकों का यूज लेते हैं। तो वो छोटे छोटे मात्रक किस टाइप से होते हैं वो देखो, हम उसमें लेते हैं फर्स्ट तो 1 मिली फेरेड। क्या ले रहे हैं, 1 मिली फेरेड। 1 मिली फेरेड किसके इक्वल होता है, 10⁻³ फेरेड के। M मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिली फेरेड। सेकेंड हम लेंगे 1 माइक्रो फेरेड। ओके, तो माइक्रो, म्यू जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइक्रो को, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ जाएगा 1 नैनो फेरेड। 1 नैनो फेरेड किसके इक्वल होगा, 10⁻⁹ फेरेड के। एंड लास्ट वन इज 1 पिको फेरेड। ये किसके इक्वल होगा, 10⁻12 फेरेड के। तो हम इस तरीके से कुछ फेरेड्स को यूज करते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पिको। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बुक के साथ साथ पढ़ते रहना, और जो चैप्टर्स के बीच न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उन्हें हैंड टू हैंड हम लोग करते रहिएगा।